नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो ग्रहों की उत्पत्ति के लेकर के है, यानी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे विचारधारा हैं, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो हमको ये बताती है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे उसका विकास हुआ है। देखिए, हमने पिछले क्लास में जो है ये सारा टॉपिक क्लियर किया था। मान लेते हैं ये ब्रह्मांड है तो इसके अंदर हमारी आकाशगंगा होती है, ये आकाशगंगा है तो इसके अंदर हमारा सौरमंडल होता है, इसके अंदर कई सारे ग्रह हैं, उसमें से हमारा भी एक पृथ्वी ग्रह है, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर जीवन है। ये सारा चीज़ हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हमने ये भी बताया था कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये कैसे विस्तार कर रहा है, एडविन हब्बल साहब कैसे प्रूफ किए थे, वो भी चीज़ हमने बताया। ये भी हमने बताया कि आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ था, सौरमंडल कैसे बना। अब ये आ जाता है कि अब हमारा ग्रह के अंदर जाते हैं तो ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसको जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे बना ये ग्रह, इसका इस पूरे जगत का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है। देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, जितने सारे वैज्ञानिक आए, जितने सारे दार्शनिक आए, वो सारे दार्शनिक वैज्ञानिक जो है अपना अपना सिद्धांत, अपना अपना विचार दे करके गए हैं। समय के अनुसार इन सारे विचारों में बदलाव भी हुआ। जाहिर सी बात है, जब पूरा मान लेते हैं अभी से हजारों साल पहले या फिर 100 साल पहले कोई विचार दिया गया, वो विचार में 100 साल बाद यदि संशोधन ना होता हो तो शायद 100 साल के अंतराल में हमने कुछ सीखा ही नहीं, और जब हमने कुछ सीखा ही नहीं तो फिर विचार कहाँ से बदलेगा। तो इसलिए जो है हम उस सारे सिद्धांतों को समझते हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको ढूंढते हैं और फिर एक नया सिद्धांत क्रिएट करते हैं, नया सिद्धांत देते हैं। यानी जो पूर्व में दिया गया विचार था उसको उत्तर में दिया गया विचार को प्रतिपादित करने के लिए एक वैज्ञानिकों को या दार्शनिकों को प्रोत्साहन मिलता है। अब इसको यदि हम दूसरे शब्दों में समझें, जो हमने इतना सारा बात बताया उसको यदि दूसरे शब्दों में समझाएं तो देखिए, सिंपल सा चीज़ है। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक कॉन्फ्रेंस में एक बात बोले थे। उन्होंने बोला कि न्यूटन साहब, न्यूटन को तो आप जानते होंगे, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आप लोग पढ़ते होंगे। तो न्यूटन साहब जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि न्यूटन साहब यदि ग्रेविटेशन फोर्स का यानी गुरुत्वाकर्षण बल का खोज ना किए होते, सिद्धांत ना दिए होते, तो शायद आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर रिसर्च नहीं करते, सापेक्षता पर रिसर्च नहीं करते, हम आज ग्रेविटेशन पर ही रिसर्च कर रहे होते। इसका मतलब यह है कि जो पहले विचार दिया गया था उस विचार को मतलब रख के, उस विचार को समझ के एक नया विचार क्रिएट करना है, एक नया सिद्धांत बनाना है ताकि हम विकास के राह पर और आगे जा सके। ठीक है, अब आपको एक फिगर के हिसाब से समझा देते हैं, शायद आपका पूरा क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं ये हमारा सीढ़ी है, हमको ऊपर की ओर जाना है, पता नहीं है कहाँ तक जाना है लेकिन जाना है। तो पहला सीढ़ी जो है हमको माँ बाप ने साथ में लेकर के चढ़ गया, दूसरा सीढ़ी भी वो अपने पूरे जीवन में लेकर के चढ़ गए, यहाँ तक हमको पहुँचा दिए। ठीक है, अब जो है, अब माँ बाप या मान लेते हैं कि हमारे माँ बाप चले गए, तो फिर हम तो यहाँ अकेले बच गए ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम कुछ और बच्चों को या फिर अपने बेटा बेटी को ऊपर लेकर के जाएंगे, फिर वो ऐसे लेकर के जाएगा। इससे क्या होता है, अब हम शुरुआत से तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पहले से पता है कि यहाँ तक हम तो पहुँच चुके हैं, तो अब आगे जाने की कोशिश करेंगे।
तो सिंपल सा यही फंडा होता है इस पूरे विचारधारा को लेकर के, इस सिद्धांत में, कि जो पिछले मान लेते हैं न्यूटन साहब ये विचार देके गए ग्रेविटेशन फोर्स का, तो ग्रेविटेशन को सीख करके अब अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता के सिद्धांत को दिए। फिर आगे कोई जो स्टीफन हॉकिंग है वो बताए, ब्लैक होल के बारे में बताए। मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? क्योंकि उन्होंने पिछला जो विचार दिया था, जितने साइंटिस्ट जो पिछला विचार दिए हैं उनके विचारों को जो है अनुकरण करके, यानी मान करके, उन्हीं पर और ज़्यादा शोध करके, उनकी जो गलतियां हैं उनको और सही करके और आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है पूरा विकास चलते रहता है और इसी तरीके से काम होता है जीवन में। तो देखिए हम लोग जो है इस पूरे चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो इसका कई सारा विचारधारा होता है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक आरंभिक विचारधारा पर बात करते हैं हम लोग। आरंभिक विचारधारा जिसको हम कहते हैं ईयरली आइडियलिज्म, यानी ईयरली आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं, आइडियलिज्म भी कह सकते हैं। यानी आरंभिक विचारधारा यानी कि शुरुआत में क्या विचार दिया गया था। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे वर्तमान विचारधारा क्या है, यानी इसको कह सकते हैं आधुनिक विचारधारा। इसको हम कह सकते हैं मॉडर्न आइडियोलॉजी। मॉडर्न यानी आधुनिक में, यानी अभी के हिसाब से क्या विचार दिया जाता है और पहले प्राचीन काल में क्या विचार दिया गया था, इसको समझना है। इसके अंदर भी हम लोग कई व्यक्ति को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक है थेल्स। थेल्स साहब क्या अपना विचार दिए हैं। एक है एनेक्जिमेनिज। एनेक्जिमेनिज। फिर आते हैं पाइथागोरस। इसके अंदर आरंभिक विचारधारा के अंदर जो है कई सारे वैज्ञानिक आए, कई सारे दार्शनिक भी आए। उसी में 4 दार्शनिक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब इन्होंने अपना विचार बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया था। एक और हैं जिनका नाम है हेराक्लिटस। हेराक्लिटस। अब जो है, अब इन विचारों को तो देख लिए, इनको बारी बारी से सबको देखेंगे, सबका विचार को समझेंगे। फिर ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या क्या विचार दिए हैं। यदि हम वर्तमान विचारधारा के हिसाब से देखें, यानी आधुनिक विचारधारा में, तो इसमें भी कई सारे चीज़ें हुए। इसमें 2 विचार आया, 2 परिकल्पनाएं आई, 2 सिद्धांत आया, जिसको कहते हैं अद्वैतवाद परिकल्पना और एक है द्वैतवाद परिकल्पना। तो देखिए सिंपल सा चीज है, इसमें 2 परिकल्पना हुआ वर्तमान युग में, मतलब वर्तमान जो विचारधारा दिया गया है इसमें अद्वैतवाद परिकल्पना और द्वैतवाद परिकल्पना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और इसको कहते हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट और मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर भी अद्वैतवाद में भी 2 व्यक्ति हुए और द्वैतवाद में भी 3-4 व्यक्ति हैं।
जिनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर दो व्यक्ति हुए, एक का नाम है कांट और दूसरा का नाम है लाप्लास। और डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर कई सारे व्यक्ति हुए, जैसे एक हुए चैम्बरलिन, इसी में इनका नाम जोड़ देते हैं, तथा मोल्टन। एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम है जेम्स जीन्स और जेफरी साहब। इसी में एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है रसेल। रसेल एक बेहतर दार्शनिक थे और इनका नाम यदि हम देखें इस तरीके से देखते हैं तो एक है फ्रेड होयल और इसी में एक और नाम जोड़ देते हैं आपका लिटिलटन। एक और हैं जिनका नाम है ऑटो श्मिड। इतने सारे विचारक हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं, आपको मतलब बता देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है, हमने बताया कि पृथ्वी की ओरिजिन के अंदर, उत्पत्ति के अंदर कई सारे विचारक हुए, कई सारे वैज्ञानिक या दार्शनिक जो हैं अपना विचार दिए। उन्हीं में पृथ्वी की उत्पत्ति को दो विचारधाराओं में हम लोग समझ रहे हैं। एक आरंभिक विचारधारा जिसको कहते हैं ईयरली आइडियोलॉजी, और एक होता है वर्तमान या आधुनिक विचारधारा जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न आइडियोलॉजी। आरंभिक विचारधारा के अंदर थेल्स साहब हैं, एनेक्जिमेनिज हैं, पाइथागोरस हैं, हेराक्लिटस साहब हैं। और वर्तमान से आधुनिक विचारधारा के अंदर दो विचार आया, जिसमें एक अद्वैतवाद और दूसरा द्वैतवाद। एक होता है मोनिस्टिक और एक डुअलिस्टिक। इसको भी समझेंगे क्या है ये। और दूसरा जो है मोनिस्टिक के अंदर भी एक है कांट साहब, जिनका जो थ्योरी है वायव्य राशि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, वायव्य राशि। और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना क्या होता है इसको समझेंगे। और डुअलिस्टिक के अंदर जो है चैम्बरलेन तथा मोल्टन साहब का जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसके बारे में समझेंगे, वो क्या होता है। और जेम्स जीन्स या जेफरी के अंदर ज्वारीय परिकल्पना इन्होंने दिया है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और भी व्यक्ति हुए फ्रेड होयल साहब या लिटिलटन साहब। इन दोनों ने जो है एक मतलब बताया है, इनका एक अभिनव तारा सिद्धांत है, ठीक है, उसको भी समझेंगे। और एक और है ऑटो श्मिड साहब, जिन्होंने ये बताया कि अंतर तारा जो है, अंतक तारा धूल सिद्धांत क्या होता है। इन्होंने देखिए इंटरस्टेलर डस्ट के बारे में इन्होंने बताया है, उसको भी समझेंगे। और एक है रसेल साहब, रसेल, इन्होंने द्वैतारक सिद्धांत दिया, द्वैतारक परिकल्पना, इसको भी समझेंगे। देखिए तो ये इतना सारा टॉपिक है, हम इसको एक एक करके जल्दी जल्दी समझते जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग थेल्स साहब को समझते हैं। इन्होंने क्या बताया, देखिए थेल्स साहब ने ये बताया कि इस पूरे जगत का निर्माण जो है वो जल से हुआ है। थेल्स साहब का कहना है जितने भी आप संसार में वस्तुएं देख रहे हैं उस सारा वस्तु का निर्माण जल से हुआ है और वो अंततः जल में ही समाहित हो जाएगा, उसी में विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थेल्स साहब इस तरीके से बताते हैं कि जल से ही पूरा दुनिया बना हुआ है, इनका विचार ये था। फिर आते हैं हम एनेक्जिमेनिज के पास। देखिए
इन विचारकों को जो है, इन विचारकों के बारे में कमियां नहीं ढूंढना है हमको, बस ये देखना है कि इन्होंने क्या विचार दिया है, ताकि हमको एक ओवरव्यू पता चले कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या कॉन्सेप्शंस हैं इनको लेकर के। उन चीज़ों को समझना है, बस इनकी कमियां नहीं देखना है हमको। ठीक है, देखिए आप कमियां बाद में देख सकते हैं इनका, लेकिन अभी नहीं देखना है। ठीक, थेल्स साहब जो है ये बताया कि पूरा सृष्टि का निर्माण जल से हुआ है। ठीक है, एनेक्जिमेनिस साहब ने बताया कि पूरा सृष्टि का निर्माण वायु से हुआ है। अब ये कैसे बताते हैं, वायु से कैसे निर्माण हो सकता है? बायोलॉजी के हिसाब से तो जल ठीक है, हम मानते हैं सबसे पहले मछली आया, फिर धीरे धीरे करके बैक्टीरिया से मछली बना, धीरे धीरे करके पूरा विकास हुआ है। लेकिन ये एनेक्जिमेनिस साहब ये वायु से कैसे बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि वायु पूरे संसार में असीम है, अनंत है, अनलिमिटेड है, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। इतना वायु है, कितना है किसी को नहीं पता। उस वायु को समय बदलते बदलते क्या हुआ, वो अग्नि में मतलब बदल गया, आग बन गया, और वो आग जो है तरल अवस्था में जा कर के जल बन गया, और जल फिर जल जमा, तो जमने के बाद क्या होगा, स्थल बन गया। जैसे मंगल ग्रह पर जल जमा हुआ है वो स्थल बना हुआ है, उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि जल जो है लास्ट में जम करके स्थल का निर्माण किया है, और इसी तरीके से जो है पूरा वायु से पूरा संसार का रचना हुआ है। इनका मानना ये था, इन्होंने इस तरीके से बताया कि वायु पहले अग्नि में बदला, ठीक है, अग्नि फिर जो है जल में बदला तरल अवस्था में जा करके, और जल फिर स्थल में बदला, और इसी तरीके से जो है पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये एनेक्जिमेनिस साहब इस तरीके से बताएं। फिर आते हैं पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस साहब ने बताया कि इस पूरे संसार का निर्माण जो है वो एक संख्या मात्र है, यानी पूरे सृष्टि में पदार्थ कई सारे हैं, लेकिन सब पदार्थ एक दूसरे से अलग हैं और उनका स्वरूप भी अलग है। इसलिए हम किसी एक पार्टिकल को, यानी वायु को या जल को, किसी एक चीज़ को हम पूरे सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते कि उसी एक चीज़ से हुआ है, ऐसा नहीं कहते। तो इन्होंने बताया कि संख्या मात्र है, यानी पूरा सृष्टि जो है एक संख्या मात्र है, पूरा सृष्टि का निर्माण एक संख्या मात्र है। पूरा पदार्थ ही इतना पदार्थ है कि पता ही नहीं कितना पदार्थ है पूरे सृष्टि के अंदर, और वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता, बस है, और उसी से पूरा संसार बना हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए इनका जो ये विचार है ये बहुत तत्ववाद में आता है, और थेल्स साहब जो बताए थे कि एक ही तत्व से, यानी जल से ही सब बना है, तो ये एक तत्व सिद्धांत है, एक तत्ववाद इसको कहते हैं। या फिर एनेक्जिमेनिस जो वायु से बता रहे हैं, तो इसको भी कहेंगे कि एक तत्ववाद। देखिए आपको बता देते हैं, इस सिद्धांत का नाम भी देते हैं विचारक लोग, इसको कह सकते हैं एक तत्ववाद, और इसको कह सकते हैं बहुत तत्ववाद। ठीक है, तो ये सारा विचार दिए। एक व्यक्ति और आ गए इसमें, इसके अंदर, उनका नाम यहां पर लिख देते हैं, हेराक्लिटस साहब। हेराक्लिटस साहब, इन्होंने बताया कि देखो तुम लोग जो इतना बता रहे हो, हम भी कुछ बताते हैं। तो लोगों ने बोला ठीक है, आप भी अपना विचार दे दीजिए। तो इन्होंने बताया कि पूरा सृष्टि का निर्माण जो है अग्नि से हुआ है, आग से, और वही आग जो है लास्ट में स्थल बन जाता है, जल बनने के बाद स्थल बन जाता है। और देखिए ये तत्व जो है आग, ये ज्वलंत है, गतिशील है, ये अस्थाई नहीं है, यानी पूरा दुनिया में हर वस्तु गतिशील है, ये स्थायी नहीं है। तो हेराक्लिटस साहब बताएं कि पूरा दुनिया का निर्माण जो है, पूरा सृष्टि का निर्माण अग्नि से हुआ है, आग से हुआ है। ठीक है, इन्होंने भी अपना विचार दिया। इसको भी कहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, एक तत्ववाद के अंदर। ठीक है, एक ही तत्व का प्रधानता यहाँ पर बता रहे हैं। ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इन्होंने बताया, हेराक्लिटस साहब या फिर थेल्स साहब या एनेक्जिमेनिस साहब या पाइथागोरस,
इस तरीके से बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये तो आरंभिक विचारधारा था, इस तरीके से चल रहा था पहले, लेकिन जब वर्तमान विचारधारा आया यानी मॉडर्न विचारधारा, तो उसके अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति थे उनका नाम था, देखिए हम आपको पहले बताते हैं अद्वैतवाद। ये क्या होता है? अद्वैतवाद परिकल्पना। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, वाद का मतलब क्या होता है? देखिए आप वर्ड से ज्यादा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। वाद का मतलब होता है विचार, किसी भी चीज का विचार। अद्वैत, जिसका कोई जो है दूसरा नहीं हो सकता, एक ही है। जैसे बोला जाता है ना, ब्रह्म यानी भगवान एक ही है, उनका कोई दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा रूप नहीं हो सकता, एक ही भगवान है। उसी तरीके से यहाँ भी बता रहे हैं कि अद्वैतवाद विचार दे रहे हैं, लेकिन एक ही विचार है, इससे दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और वो किस तरीके से बता रहे हैं? देखिए इनका मानना यह है, इन विचारकों का जो अद्वैतवाद के अंदर आते हैं, कि पूरा सृष्टि में बस एक पिंड था। जैसे बिग बैंग थ्योरी में बताया था कि एक पदार्थ था, वो ब्लास्ट हुआ और फिर सारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि पूरा सृष्टि में एक पिंड था और उसी पिंड से जो है ये पूरा ग्रहों का उत्पत्ति हुआ है, पूरा तारा का उत्पत्ति हुआ है, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब देखिए इनका कहना यह है, इनमें एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है कॉम्टे द बफन। इनका नाम है कॉम्टे द बफन। ये एक फ्रांसीसी मतलब विचारक थे। इन्होंने बताया कि देखो पूरे दुनिया में जो है पहले एक सन था, सन जिसको कह रहे हैं सूर्य, और एक धूमकेतु था जिसको हम कॉमेट कहते हैं इंग्लिश में, धूमकेतु। वो सन के साथ जो है आकर के एक बार टकरा गया, और टकराने से क्या हुआ, इस पूरा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गया। टकराने से कई सारे भागों में सन और धूमकेतु टूटा और फिर पूरा जो है ग्रहों का निर्माण हो गया है। ये इस तरीके से बताएं कॉमेट द बफन साहब। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति का नाम हमने बताया था, एक है कांट। तो कांट का जो है हमने बताया, कांट का वायव्य राशि सिद्धांत। कांट का वायव्य राशि सिद्धांत, ये क्या होता है? वायव्य राशि ये क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसको समझना होगा ना। और कांट क्या है? एक बेहतर विचारक है, बेहतर दार्शनिक है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना जो विचार दिया वो ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर दिया है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि कांट कहते हैं कि इस पूरे सृष्टि में दैव निर्मित यानी भगवानों के द्वारा कई सारे छोटे छोटे पदार्थ बनाए हुए थे पहले से ही। ठीक है, और जब समय बीतते गया तो वो छोटे छोटे पदार्थ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में समाते गए, तो छोटा छोटा पिंड बड़ा बड़ा पिंड बनते गया। ठीक है, और वो बड़ा बड़ा पिंड भी एक साथ मिलते मिलते ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक विशालकाय पिंड बना। ठीक है, और उस विशालकाय पिंड का नाम इन्होंने बताया कि वो नेबुला है, यानी निहारिका को बता रहे हैं। ठीक है, निहारिका। हमने ये निहारिका के बारे में, नेबुला के बारे में पिछले क्लास में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक कॉमेट, सन, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप जाकर के पिछला क्लास भी देख सकते हैं, आपका एक बेहतर ओवरव्यू बनेगा इसको लेकर के। देखिए, तो इन्होंने बताया कि एक छोटा पिंड था जो भगवानों के द्वारा निर्मित हुआ था, दैव निर्मित था। ठीक है, वो छोटा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बड़ा पिंड हुआ, और वो बड़ा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक विशालकाय पिंड का निर्माण हुआ उससे। ठीक है, जुड़ते जुड़ते आपस में खिंचाते खिंचाते हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब
इन्होंने बताया कि जब दो पिंड जो है आपस में जब टकराएंगे, ठीक है, दो पिंड आपस में टकराएंगे, कोई भी दो चीज आपस में टकराता है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा इसके अंदर, तभी तो टकरा रहा है। तो टकराने के बाद कुछ आवाज़ें निकलती है, कुछ हीट निकलता है। जैसे आप जो है कोई छोटा सा बम ले लीजिए और बम को आप किसी दीवार पर या किसी के शरीर पर या फिर किसी के मतलब स्थल पर कहीं पर गिराते हैं, तो स्थल से टकराने के बाद वो ब्लास्ट होता है और उसके बाद एनर्जी निकलता है उसके अंदर से, कई सारा एनर्जी निकलता है, कई सारा आवाज़ भी बहुत सारा निकलता है, प्रकाश बहुत सारा निकलता है। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि जब दो बड़े बड़े पिंड आपस में टकराते गए तो एक तो एनर्जी निकल ही रहा है, ऊपर से उसके अंदर गति आ गया, हीट तो निकल ही रहा है, उसके अंदर से गति भी आया और धीरे धीरे वो गति करना स्टार्ट हुआ और समय बीतते बीतते क्या हुआ, वो गति बहुत तेज़ी से होने लगा और जिसकी वजह से गति जब ज़्यादा तेज हो गया तब उसके अंदर का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, यानी अभिकेंद्रीय बल जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो अपकेंद्रीय बल से कमज़ोर हो गया। यानी देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, देखिए दो फोर्स के बारे में आपको बताते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ देखिए, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में अपकेंद्रीय बल। और इसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए पहले इन दोनों बल को समझ लेते हैं, इन दोनों फोर्स को समझते हैं क्या होता है। देखिए मान लेते हैं ये सन है और इसका चक्कर लगा रहा है ये हमारा अर्थ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अर्थ जो है इसका चक्कर लगा रहा है इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो है चारों तरफ से, अगर अर्थ यहाँ भी आ जाता है तो, और अगर अर्थ यहाँ भी आ जाता है इस तरीके से, तो चारों तरफ से जो इसका फोर्स लग रहा है, देखिए सन जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हमने बताया था कि जिस मतलब पदार्थ के अंदर द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसके अंदर का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सन हमारे अर्थ से यानी हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, तो इसका द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये अपना जो है गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगाता है और अर्थ को चारों तरफ से, अर्थ जैसे जैसे ऐसे घूमता है चारों तरफ एक ही फोर्स लगते रहता है, जिसके कारण अर्थ जो है इस लाइन पर ही घूम पाता है, इस लाइन के बाहर नहीं जा पाता। तो ये सेंटर की ओर खींच रहा है, ये सेंटर है यानी केंद्र है, तो ये सेंटर की ओर किसी पार्टिकल को खींच रहा है, तो इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, बांध कर रखता है, बाहर नहीं जाने देता। लेकिन यही अगर अर्थ का स्पीड यदि ज़्यादा हो जाए, बहुत तेज़ी से घूमने लगे, तो इसके अंदर का जो बल होगा गति के कारण वो अपकेंद्रीय बल में बदल जाएगा, यानी वो चाहेगा कि हम सेंटर से छूट के भाग जाए बाहर, तो इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। आप एक काम करिए, थोड़ा सा जैसे आप देखिएगा, जैसे एक तागा लीजिए, उसमें एक छोटा सा ढेला बांध दीजिए, ढेला यानी कंकर या कोई भी पत्थर, थोड़ा सा छोटा सा, इतना छोटा सा पत्थर जो है उस रस्सी के अंदर बांधिए और रस्सी को जो है ऐसे पूरा तेज से घुमाइए, एकदम बहुत तेज से। तो आप उसको बांध कर रख रहे हैं इसलिए वो नहीं छूट रहा, लेकिन जैसे आप जो है उसको मान लेते हैं, आप उसको छोड़िएगा, मान लेते हैं आपका सेंटर क्या है, हाथ, तो आप जैसे ही हाथ से रस्सी को छोड़िएगा वो बहुत दूर भागेगा। ऐसा इसलिए होता है कि उसका गति जो है बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से जो है हमारा हाथ
बस इतना घूम रहा है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से घूम जाता है, जिसके कारण वो चाहता है कि हम सेंटर से भाग जाएं। और वो जो आप पत्थर बांधे हैं, वो जैसे ही आप रस्सी को छोड़िएगा वो पत्थर बहुत दूर जाके गिरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, इसको दूसरा तरीका से समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल उसको कहते हैं जो सेंटर से दूर भागना चाहता है, केंद्र से दूर भागना चाहता है। और अभिकेंद्रीय बल उसको कहते हैं यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको कहते हैं जो केंद्र से सटा हुआ रहता है, उससे भाग नहीं सकता। ठीक है, केंद्र उस पर एक ऐसा बल लगाता है जो उसको बांध कर रखता है, भागने नहीं देता। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अब हुआ क्या, अब यहां पे देखते हैं, कांट साहब बता रहे हैं कि ये जो दो पत्थर आपस में टकराए, तो टकराने के बाद एक तो बन गए, ये पत्थर एक तो हो गया बड़ा सा पत्थर, लेकिन इस पत्थर के अंदर गति आ गया, ये पत्थर मूव करने लगा। और समय बीतते बीतते ये इतना ज़्यादा मूव हो गया, इतना ज़्यादा गति इसके अंदर आ गया कि इसके गति आने के चलते जो है इसके अंदर का जो जितने भी पार्टिकल थे छोटे छोटे, हमने बताया कई सारा पार्टिकल, कई सारा पिंड मिलकर के इतना बड़ा हुआ है, जिसको हम निहारिका कह रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि जब ज़्यादा घूमने लगा तो उसका अपकेंद्रीय बल बढ़ गया, गति के कारण अपकेंद्रीय बल बढ़ गया, तो सेंटर जो है इन सारे पार्टिकल को बांध कर नहीं रख पाया। तो इसमें से जो है कई सारा पार्टिकल ऐसे टूट करके बिखर गया। ठीक है, इस तरीके से जो है कई सारा पार्टिकल टूट करके बिखर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ज़्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सॉरी फोर्स से, मतलब अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा हो गया किसका बल, अपकेंद्रीय बल का। तो केंद्र बांध नहीं पाया, वो अपकेंद्रीय बल भाग गया, समझा, सेंटर से दूर भागा। अब ये सेंटर से इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकले और यही धीरे धीरे जो है छोटा होते 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 ऐसे बन गए। समय बीतते गया और समय बीतते बीतते इस तरीके से छोटा हो गए, ठंडा होते गए और धीरे धीरे ये जो है एक ग्रह का निर्माण कर दिए, एक ग्रह बना। ठीक है, और यही ग्रह फिर जो है सन का चक्कर लगाने लगा। ठीक है, सन का कैसे चक्कर लगा, अब इस सन कहाँ से आ गया, तो जो पार्टिकल टूटे थे वो तो धीरे धीरे ग्रह बन गए और जो बचा था इसके पास वो सन बन गया, जो इसके पास बचा वो सन बन गया, वो सूर्य बन गया। ठीक है, और ये बड़ा था तो आज भी देखो कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है हमारे अर्थ से, तो आज भी बड़ा है, उस टाइम भी बड़ा था। उसी का पार्टिकल यहाँ टूट करके जो है वो इसलिए टूटा क्योंकि अभिकेंद्रीय बल कम हो गया और अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो गया, इसके वजह से ये टूट गया। इतना क्लियर हो गया। देखिए, यदि ना समझ में आए कोई भी चीज़, यदि कोई टॉपिक यदि मान लेते हैं अपकेंद्रीय बल नहीं समझ में आ रहा या फिर अभिकेंद्रीय बल नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर या तो आपका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे या फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बताते हैं, अपकेंद्रीय बल वो होता है जो सेंटर से दूर भागता है और अभिकेंद्रीय बल वो होता है जो सेंटर उसको बांध कर रखता है। ठीक है, दूर नहीं भागने देता। क्लियर है। अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, ये तो कांट साहब इस तरीके से बताएं कि ग्रहों का निर्माण इस तरीके से हुआ है। ठीक है, और वो ग्रहों का निर्माण हुआ और फिर जो है यही जो ग्रह है ये, और जो निहारिका के अंदर जो बच गया, जो टूटा हुआ भाग बचा है वो सन बन गया और इसी का चक्कर ये लगाने लगा। ये चक्कर इसलिए लगाने लगा क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसको भागने नहीं दे रहा है। टूट के तो बाहर निकला है लेकिन फिर भी भागने नहीं दे रहा है, फोर्स लगा रहा है क्योंकि इसका द्रव्यमान छोटा है, इसका द्रव्यमान कम है। ये छोटा है तो इसका द्रव्यमान कम है और ये बड़ा है तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट करके रह रहा है। देखिए, कोई भी बड़ा आदमी छोटे आदमी को भागने नहीं देता, कितना भी भाग लो पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे। तो ये तो कांट का वायव्य राशि सिद्धांत था। इस तरीके से जो है काम हो रहा है। ठीक है, द्रव्यमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसे ऐसे पूरा हमारा ग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आते हैं लाप्लास जी।
लाप्लास का निहारिका सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, यानी नेबुलर उसको कह रहे हैं, निहारिका को नेबुला इंग्लिश में कहते हैं, नेबुला उसको। तो उसी का हाइपोथेसिस बताया, उसी का विचार दिया, उसी का परिकल्पना दी है। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बताया इन्होंने, जो कांट साहब बताए हैं ना, उन्हीं का बात को जो है थोड़ा सा संशोधन किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा संशोधन किए हैं बस। उसमें संशोधन क्या किए, इन्होंने बताया, देखिए कांट साहब बताएं कि जितना भी पार्टिकल था वो दैव निर्मित था, देवताओं के द्वारा निर्माण किया गया पदार्थ था पूरे सृष्टि में, और वही मिल करके एक हुआ और एक से फिर ग्रहों का निर्माण हुआ है टूट के, ऐसे बताएं। और लाप्लास साहब बता रहे हैं कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में एक ही पिंड था और वो धीरे धीरे बस ऐसी गति कर रहा था, मंद गति से, जिसको कहते हैं बहुत ही धीमा चाल से। ठीक है, फिर वो गति धीरे धीरे समय बीतते बीतते क्या हुआ कि वो गति और तेज होने लगा, और गति तेज होते होते क्या हो गया कि बस वैसे ही हुआ, गति पूरा तेज हुआ, और वो तेज गति होने के कारण इसके अंदर से भी जो है वो अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो गया और अभिकेंद्रीय बल कम हो गया। तो इसके अंदर से भी कई सारा छल्ला के जैसा, इसको छल्ला ही कहते हैं ना, छल्ला के जैसा जो है कई सारा पार्टिकल निकल गया इसके अंदर से भी। ठीक है, इसके अंदर से भी कई सारा छल्ला निकला, और यही कई सारा छल्ला जो है, देखिए वो जो बताए थे, ठीक है, एक मिनट, वो जो बताए थे कांट साहब, तो कांट साहब बताए थे कि इस तरीके से छल्ला निकला, लेकिन लाप्लास साहब बता रहे हैं कि नहीं, एक छल्ला बाहर निकला था। ठीक है, एक छल्ला बाहर निकला और इसी छल्ले से कई सारा छल्ला बनता चला गया, इसी छल्ले से कई सारा छल्ला बनता चला गया। यानी ये पूरा देखिए आपको एक फिगर दिखाते हैं, उस फिगर से शायद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इस फिगर से आपको क्लियर होगा, यहाँ पर देखिए ये है हमारा निहारिका। ठीक है, ये आपको निहारिका नज़र आ रहा होगा, और इसी के अंदर से गति बढ़ने के कारण ये देखिए ये छल्ला निकला बाहर। ठीक है, इस तरीके से, और यही छल्ला समय बीतते बीतते क्या हुआ, इस तरीके से राउंडिंग करने लगा, इस तरीके से बना हुआ है। फिर ये छल्ला और समय बीता तो इस तरीके से हुआ। ठीक है, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये यही है, ये सन का निर्माण हुआ है। लाप्लास साहब भी बता रहे हैं कि सन का निर्माण निहारिका में जो छल्ला जो बाहर निकला उससे जो बचा हुआ निहारिका है वही सन बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है वही सन यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको। ये लास्ट में देखिए इस तरीके से हो गया ये सन, और फिर धीरे धीरे ये छोटा छोटा पार्टिकल बन गया है इसके अंदर जो सन का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है कांट के थ्योरी को जो है संशोधन करके इस तरीके से बताया। और कांट साहब बता रहे थे कि नहीं, ढेर सारा छल्ला निकला और वही छल्ला जो है बाद में जा करके ग्रह बन गया और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, ये कांट साहब बताया। लेकिन लाप्लास साहब क्या बता रहे हैं कि एक छल्ला बाहर निकला और वही धीरे धीरे घूमते 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 इस तरीके से बन गया है, और कुछ नहीं बताए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा अद्वैतवाद सिद्धांत का, अद्वैतवाद जो हमारा सिद्धांत है, परिकल्पना है, उसके अंदर इन्होंने बताया, हमने शुरुआत में बताया था कि अद्वैतवाद के अंदर जो है एक ही वस्तु से पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से ये बता रहे हैं कि निहारिका था, उसी निहारिका से ये सारा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है ना कि निहारिका आखिर आया कहाँ से। ठीक है, तो कांट साहब तो बताते हैं दैव निर्मित, तो यहाँ तो सवाल ही खत्म हो गया। जब भगवान की बात अब करें तो फिर सवाल ही खत्म, आप साइंस की बात नहीं करें तो ठीक है। ठीक है, तो लेकिन लाप्लास साहब बता ही नहीं रहे निहारिका कहाँ से आया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट विचार आता है जिसमें हम लोग द्वैतवाद के सिद्धांत को समझते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत, इसके अंदर क्या है, द्वैतवाद सिद्धांत के अंदर इसमें बता रहा है दो वस्तु है,
पूरे सृष्टि में पहले दो पिंड था, वही दो पिंडों के कारण जो है कुछ ना कुछ हुआ है, आपस में टकराहट हुआ है, या ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो या जो भी कारण हो, लेकिन वो दो पिंड के बीच में है, जो मतलब ये एक नहीं बताते, ये दो पिंड बताते हैं, और दोनों पिंडों के बीच में जो है टकराहट हुआ, जिसके वजह से ये पूरा संसार बना है। और इसमें कई सारे विचारक हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है चैम्बरलिन तथा मोल्टन। ये दो वैज्ञानिक हैं, इनका जो है ग्रहाणु परिकल्पना है। ये जनरली बड़ा एक वर्ड लिख दिया है ग्रहाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेट सिमल। तो ये जो वर्ड बता रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं, बस ग्रह की बात कर रहे हैं और कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए चैम्बरलिन साहब या फिर मोल्टन साहब एक ही विचार दिए। इन्होंने बताया कि देखो ऐसा किस तरीके से हुआ है सृष्टि का निर्माण। तो इन्होंने देखो, हम फिगर के द्वारा जो है तुरंत आपको समझा देते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि एक सन था, ठीक है, एक सन था और एक और तारा था। सन भी क्या है, एक तारा है, और एक और तारा था जो सन के पास से गुजर रहा था, ठीक है। एक और तारा था जो सन के पास से गुजर रहा था। जैसे ये सन के पास से ऐसे गुजरा, तो इसके अंदर जो है, अब ये जो तारा इसके पास से गुजर रहा है, तो उस तारे में, यानी इस वाले तारे में ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये इसके अंदर से कुछ पार्टिकल को खींच लिया अपनी ओर, ठीक है। और जैसे इसके अंदर के पार्टिकल को खींचा अपनी ओर और फिर आगे बढ़ते गया, ये तारा तो रुका नहीं, ये तारा और आगे बढ़ते गया, तो ये पार्टिकल जो है ऐसे खिंचाते खिंचाते इसके पास चले गए, और फिर ये जब दूर चला गया और भी ज़्यादा दूर चला गया, तो ये जो खिंचाने का जो क्रम था ये धीरे धीरे स्लो हो गया। इसका पावर ये तेज में था, ये धीरे धीरे दूर भाग गया, और ये बेचारे धीरे यहाँ से तो स्पीड में निकले और धीरे धीरे यहाँ पर जा करके जो है स्लो हो गए और यहीं पर टंगे हुए रह गए, ठीक है। और वो तारा तो चला गया और ये बेचारे यहीं पे टंगे हुए रह गए। और यही जो छोटा छोटा पार्टिकल जो इस सन के अंदर से निकला था, यही क्या करने लगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण फिर इसको खींचने लगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो ये इसका चक्कर लगाने लगे धीरे धीरे, और इसी तरीके से जो है हमारा पूरा ग्रह का निर्माण हुआ। यही जो पार्टिकल सन के अंदर से खिंचा के निकला था, वही पार्टिकल समय के साथ धीरे धीरे ग्रह का निर्माण हो गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है चैम्बरलिन और मोल्टन साहब जो है ग्रहाणु का परिकल्पना दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, एक और विचारक थे जिनका नाम है द्वैतवाद के अंदर ही, यानी डुअलिस्टिक थ्योरी के अंदर ही जो है एक और विचारक हैं जिनका नाम है जेम्स जीन्स और जेफरी साहब। इन्होंने बताया ज्वारीय परिकल्पना। इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दिया। अब देखिए ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? टाइडल हाइपोथेसिस कहने का मतलब ये हुआ, आप ज्वार भाटा समझते होंगे शायद, पता नहीं, यदि नहीं भी समझते हैं तो आप समझ लीजिए। देखिए हम बताते हैं, आप समुद्र में जो है लहरें उठते देखे होंगे। समुद्र के अंदर लहर जो उठता है, आप फिल्मों में देखे होंगे या फिर कहीं फिगर वगैरह में तो ज़रूर देखे होंगे, शायद नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। देखिए समुद्र जो होता है, यानी जिसको हम सागर कह रहे हैं, वो समुद्र के अंदर ये लहर कहाँ से आता है? बार बार ऊपर उठता है फिर गिरता है, फिर ऊपर उठता है फिर गिरता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जो चंद्रमा है और जो सन है, तो सन का ग्रेविटेशन फोर्स या चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स, जो चंद्रमा है, देखिए ये हमारा पृथ्वी है, इसी के ऊपर समुद्र है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये समुद्र है, ठीक है।
और यहाँ पे चंद्रमा है। तो चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स जब इस पर काम करता है, हल्का कभी हल्का लगा ग्रेविटेशन फोर्स, ये अपना ग्रेविटेशन फोर्स हल्का इस पर लगाया पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होता है, यहाँ से स्थल तो उठ के जाएगा नहीं, स्थल तो उठ के नहीं जा रहा, क्योंकि पानी से ज़्यादा घनत्व स्थल का होता है, डेंसिटी ज़्यादा किसका होता है, स्थल का। तो स्थल तो उठ के जाएगा नहीं, तो जा रहा है कौन, ये जल जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और जैसे ये घूम जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हुआ तो वो फिर जल जो है नीचे आ जाता है। अब आप खुद समझिए, जल पहले उठा ग्रेविटेशन, अब देखिए ये मान लेते चंद्रमा है, यहाँ जल है, तो इसको ऐसे घूम रहा है, ये जैसे ही लगाया अपना ग्रेविटेशन फोर्स तो ये हल्का ऊपर उठा, तो ऊपर उठा तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स था वो इससे ज़्यादा है ना, चंद्रमा से ज़्यादा है पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स। तो पृथ्वी बोला कि ऊपर कहाँ जा रहा है, चल नीचे आ, तो फिर इसको खींच लिया नीचे। तो इस तरीके से जो है ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। तो ऊपर जो जा रहा है उसको कहते हैं ज्वार, और नीचे जो आ गया तो उसको कहते हैं भाटा, इसी को कहते हैं टाइड। ज्वार भाटा को इंग्लिश में कहते हैं टाइड, ठीक है, इसका नाम है टाइड। अब टाइड सरफ मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से काम होता है। अब चंद्रमा के कारण, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है वो जल को ऊपर उठाता है, और चंद्रमा से ज़्यादा है इसका पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये उस जल को जो ऊपर उठाया उसको फिर नीचे खींच लेता है। यही ज्वार भाटा का काम चल रहा है। तो ये ज्वारीय परिकल्पना यही है, ज्वार से रिलेटेड है। अब आपको हम बताते हैं, देखिए कैसे, वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, टाइडल जो भी चीज़ें हैं। अब आपका दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि चंद्रमा, आप बोल रहे हैं कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पृथ्वी से कम है, तो चंद्रमा आखिर वो जल को उठाया ही क्यों? तो देखिए दिन भर में कभी भी जो है थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है तो वो उठा लेता है, और जैसी ग्रेविटेशन फोर्स उठाया तो फिर पृथ्वी का कहाँ कहाँ फिर खींच लिया। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए ज्वार भाटा जनरली जो है पूरे दिन के अंदर लगभग 2 बार ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो दिन भर में जो पृथ्वी ऐसे घूमता है ना, उसमें 2 बार ऐसा होता है जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा कम होता है, वो चांद जो चंद्रमा है वो उसको उठाता है। इसी तरीके से काम हो रहा है। सारा खेल गुरुत्वाकर्षण बल का है, सारा खेल। अब देखिए ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर क्या बता रहे हैं ये जेम्स जिन साहब और जेफरी साहब, कि देखो जो सन था वो तो है ही सन, ठीक है, इसके पास से एक स्टार गुजरा वो भी सही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके पास से स्टार गुजरा तो वो स्टार इसके अंदर के पार्टिकल को, इसके अंदर के जो मटेरियल है उसको बाहर नहीं खींचा, उसको बाहर नहीं खींचा। तो क्या हुआ, तो ये बोला जैसे ही इससे क्रॉस किया, स्टार क्रॉस करके चला गया, चल जाने के बाद जब यहाँ पे आया था इसके रेंज में, तो सन के अंदर कई सारे छोटे छोटे पिंड बना दिया था। क्यों? जैसे ये इसके पास से गुजरा तो इसका जो है ज्वार खींचा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इसको खींचना चाहा, लेकिन ये खींचा नहीं पाया, ये पानी की तरह जो है उठा, और जैसे ही उठा तो सन का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा था, वो इसको फिर दबा दिया। तो ऐसे करने से क्या हुआ, ये पानी तो था नहीं सन के अंदर, गैस का गोला था, गैस था, वो गैस जो है ऊपर उठा फिर नीचे आया, तो एक गोला का निर्माण हो गया, पिंड का बन गया निर्माण, ठीक है। और वही पिंड जो है फिर समय बीतते गया, बाद में वही पिंड क्या हुआ कि वो पिंड इससे टूट करके अलग हो गया, टूट कर क्या हुआ, अलग हो गया, चारों तरफ से वो पिंड क्या हुआ, टूट करके अलग हुआ, और फिर ये सन का ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसका चक्कर लगाने लगे, और वही पिंड ग्रह कहलाए। इस तरीके से ग्रह का निर्माण हुआ है। इसको कहते हैं ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और बताते हैं, ये देखिए, ये तो जेम्स जिन साहब बताएं, जेफरी साहब एक चीज और बताते हैं। जेफरी साहब ने बताया कि देखो ये तो सन था ही, सन के साथ एक और तारा था जो सन का साथी तारा था, इसको कहते हैं हम साथी तारा, सन के साथ ही था, ठीक है।
जब ये स्टार आया, ठीक है, तो ये साथी तारा यहाँ था। जब ये स्टार आया तो ये स्टार के और ये साथी तारा में टकराहट हुई। यानी इनका कहने का मतलब है कि बस दो ही पार्टिकल नहीं था, 3 तारा था। 2 तारा नहीं, 3 तारा था। जेफरी साहब इन्हीं जेम्स जीन्स का जो परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना, उसी को जो है बेहतर ढंग से और बताएं और संशोधन करके बताएं कि तारा 3 था और वो साथी तारा जो था वो सन का चक्कर लगा रहा था, और एक नया तारा जो आया ये सन के पास से गुजरा, वही तारा जो है साथी तारा से टकरा गया, और टकराने के बाद विस्फोट हुआ और उससे जितने सारे पार्टिकल निकले वो ग्रह उपग्रह बन गए। ठीक है, और वही फिर सन का चक्कर लगाने लगे, क्योंकि वो सब छोटे छोटे हो गए तो इसका सन का द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो सन का जो है चक्कर लगाने लगे। द्रव्यमान ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा। सिंपल सा चीज़ है। तो इस तरीके से जेफरी साहब बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं इनको। इनका नाम है, देखिए, रसेल साहब। रसेल, इन्होंने द्वैतारक सिद्धांत दिया। द्वैतारक सिद्धांत। अब ये क्या होता है, द्वैतारक सिद्धांत क्या होता है? तो देखिए, ये भी बता रहे हैं वही चीज कि सन जो है, मतलब देखिए, एक तो सन हो गया, ठीक है, दूसरा एक साथी तारा था। ठीक है, एक साथी तारा था जो सन का चक्कर लगा रहा था। ठीक है, एक साथी तारा था जो सन का चक्कर लगा रहा था। लेकिन हुआ क्या, अब ये साथी तारा, जब एक तारा यहां से गुजरा, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे गुजरा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे जो है स्टार गुजरा, तो ये सन के अंदर से कोई पार्टिकल को बाहर नहीं खींचा, ये साथी तारा के अंदर से जो है पार्टिकल को बाहर खींच लिया। इसके अंदर कई सारे पार्टिकल थे, उसको बाहर खींच लिया ये स्टार। और जैसे ही ये स्टार उसको बाहर खींचा और ये स्टार बहुत स्पीड में था, ये दूर चला गया, और ये इसके जो पार्टिकल निकले थे, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल निकले थे, वो पार्टिकल यहीं पर रह गए। कोई बड़ा पार्टिकल था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, इस तरीके से पार्टिकल था, और यहीं पर आ गए। वो तारा तो भाग गया। अब क्या हुआ, अब ये साथी तारा का ये चक्कर लगाने लगे। ठीक है, और साथी तारा का चक्कर लगाने, फिर समय बीतता गया तो देखे कि अब ये जो सन था ये उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। तो क्या हुआ, अब इसका चक्कर लगाने लगे धीरे धीरे। अब इसका चक्कर लगाने लगे, फिर क्या हुआ, ये बड़ा ग्रह है, ये छोटा ग्रह है, ये बड़ा ग्रह है, ये छोटा ग्रह है। तो क्या हुआ, ये बड़ा ग्रह इस छोटे ग्रह में से कुछ और पार्टिकल को खींच लिए। ये खींच लिए तो ये ज़्यादा इधर नहीं खिंचा पाया, ये फिर दोबारा खींच रहा है। जो छोटा पार्टिकल रहा, फिर वो छोटा पार्टिकल जो है अपने से जो टूटा हुआ था उसको फिर खींच रहा है, और बड़ा पार्टिकल खींच रहा है दोनों को, लेकिन नहीं खिंचा पा रहा। तो ये क्या हो गया, ये जो छोटा पार्टिकल था ये अब इसका चक्कर लगाने लगे, ग्रहों का भी, तो इसको उपग्रह नाम दिया गया। यानी रसेल साहब कह रहे हैं कि एक तारा है, अब वो तारा जैसे ही गुजरा, दूसरा तारा उसके पार्टिकल को खींचा, और खींचने के बाद वहीं पे रुक गया, जिसे खींचा और वो तारा तो चला गया। अब जो बाहर आया इस सन के अंदर से पार्टिकल, वो पार्टिकल, अब इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है सन का, तो इसका चक्कर लगाने लगा। अब ये जो पार्टिकल आया था इसमें भी साइज में बड़ा छोटा था, जितना सारा पार्टिकल, तो उसमें भी देखें कि जो बड़ा साइज वाला पार्टिकल है वो छोटे साइज वाले पार्टिकल के अंदर से कुछ खींच रहा है। अब वो पूरी तरह से नहीं खिंचा पाया, तो फिर वो छोटा पार्टिकल का ही चक्कर लगाने लगा जो छोटे पार्टिकल से निकल कर आया था, तो उसका नाम उपग्रह दे दिया गया। यानी इनका बेसिक सा कहने का मतलब यह है कि ये सन है और इसका चक्कर लगा रहा है ग्रह। ठीक है, इस तरीके से, यानी यहाँ पे अगर हम जुपिटर को रखते हैं, बृहस्पति ग्रह को, यहाँ पे अर्थ को रखते हैं, और यहाँ पे अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, मून, यहाँ पे चंद्रमा को रखते हैं, इस तरीके से। तो मून को ऐसे क्यों रखे हैं, क्योंकि देखो जुपिटर जो है ये बड़ा था अर्थ से, तो अर्थ के अंदर से खींचा हुआ, और ये मून आ रहा था इसके पास, लेकिन आ नहीं पाया। अर्थ बोला कि नहीं, हम जाने ही नहीं देंगे, तो नहीं जाने देंगे, तो फिर अर्थ का ही चक्कर लगाने लगा।
ठीक है, तो मून उपग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, ये विग्रह है, ये सब सन को चक्कर लगा रहे हैं, सन एक तारा है, इस तरीके से चल रहा है। तो रसेल साहब का द्वैत तारक सिद्धांत इस तरीके से हुआ, दो तारा का खेला है पूरा, दो तारा पूरा कहानी रच दिया है, पूरा सृष्टि का निर्माण कर दिया है, ऐसे बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है, मतलब यदि हम आपको बताएं तो वो है ऑटो श्मिड। ऑटो श्मिड, ऑटो श्मिड का जो है अंतर तारक धूल परिकल्पना, ये अंतर तारक धूल परिकल्पना क्या होता है, इंटरस्टेलर डस्ट, ये ऑटो श्मिड नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया। ये इस तरीके से बता रहे हैं कि देखो हुआ क्या है कि जो हमारा सन था वो तो था ही, और जो हमारा आकाश गंगा था, ये मान लेते हैं आकाश गंगा है, तो सन जब आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था, ठीक है, हमारा सन यानी सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चक्कर नहीं लगा रहा था उस समय, तो पूरा ब्रह्मांड का उत्पत्ति ही नहीं हुआ था, हम तो उत्पत्ति की बात कर रहे हैं ना। और चक्कर कब लगा रहा है, अभी जान रहे हैं कि आकाश गंगा का चक्कर लगाता है सन, सन के साथ साथ पूरा सौरमंडल ही चक्कर लगाता है, जो लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। तो सन जब आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, तो आकाश गंगा के अंदर से कई सारे जो है धूल कण सन के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसके पीछे पीछे आ गए। सन के पीछे पीछे कई सारे जो है धूल कण सन के पीछे पीछे आ गए, और वही धूल कण धीरे धीरे जो है रूप अपना बदलते गए। जैसे इस तरीके से हम आपको कह सकते हैं कि ये सन है, तो इसके पीछे एक और जो है धूल कण का ऐसा बादल आया, ठीक है, इसके पीछे जा रहा है, सन और आगे बढ़ा तो ये धूल कण का बादल जो है और आगे आया, इस तरीके से। और ये बादल में धीरे धीरे बदलाव होते गया, और ये बदलाव करते 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 फिर क्या हुआ, ये पूरा इसके अंदर छोटे छोटे गैस के गोले बनते गए, और वही गैस का गोला धीरे धीरे ठंडा हो करके ग्रह बना और इसके अंदर भी समा गया, इस तरीके से हो गया। और ये छोटा छोटा गोला यहाँ पर आपको नजर आने लगा, और ये सन का धीरे धीरे क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा। क्यों ऐसा इसके अंदर क्यों हो गया, क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा हो गया, इसका द्रव्यमान बहुत ही छोटा हो गया, तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो गया ना, तो सन उसको और नज़दीक खींच लिया। ठीक है, देखिए इसका आपको हम फिगर दिखा देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आकाश गंगा है, ठीक है, ये आकाश गंगा से जैसे ही सन संपर्क में आया, तो सन के संपर्क में ये चारों धूल कण जो है, मतलब पूरा गैसों का झुंड जो है, इनके आकर्षण से आ गया इसके बाहर। फिर ये धूल कण ऐसे चक्कर लगाते ही रह रहा, सन का पूरा चक्कर लगा ही रहा है, ये हमारा सन है, यहाँ पर देखिए ये हमारा सन है, और इसका चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ से आया है ना, चारों तरफ से जो है सन को घेर लिया पूरा धूल कण का बादल, और ये हमारा सन है। तो देखिए ये धीरे धीरे जो है बदलते गया, इसका स्वरूप देखिए बदल रहा है, धीरे धीरे जो है गैस का गोला बनेगा, ये धीरे धीरे और गैस का गोला बनेगा, और यहाँ आकर के देखिए ये धीरे धीरे गैस का गोला बन गया है, ये सारा, ये सन है और इसका चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से जो है इसको कहते हैं कि धूल के कारण, धूल कण जो इतना सारा है, उस धूल कण के कारण जो है तारा के अंदर, यानी अंतर तारक, यानी तारा के अंदर जो है, तारा के चारों तरफ से जो है घेर करके धूल कण ग्रहों का निर्माण कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से तारा को अंदर ले लिए और फिर जो है इस तरीके से उसको घेर करके क्या कर दिए हैं कि ग्रहों का निर्माण कर दिए हैं। इस तरीके से हुआ है, यानी आकाश गंगा के पास से जैसे सन गुजरा तो उसके चारों तरफ धूल कण का बादल आ गया, और वो सन जहाँ जहाँ जा रहा है उसके चारों तरफ धूल कण का बादल घूमते घूमते समय बीतते गया, और फिर वो धूल कण गैसों का गोला बनते गया, और फिर वो गैसों का गोला जो है धीरे धीरे ग्रह का निर्माण हो गया, उपग्रह बन गया। इस तरीके से चल रहा है पूरा खेला। ठीक है, एक और विचारक हुए जिनका नाम है, यानी द्वैतारक सिद्धांत के अंदर है, सॉरी द्वैतारक नहीं, द्वैतवाद जो सिद्धांत है वर्तमान आइडियोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम हमने अभी लिखा था, फ्रेड होयल।
और लिटिलटन साहब, लिटिलटन, इन्होंने बताया अभिनव तारा का सिद्धांत। अभिनव तारा, इसी के वजह से जो है पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है, अभिनव तारा की वजह से। तो ये होयल और लिटिलटन साहब ये क्या कहते हैं, इन्होंने बताया देखो ये सन है और इसका साथी तारा एक था, ठीक है। अब हुआ क्या, समय बदलते गया, ये साथी तारा इसका चक्कर लगा रहा था, ठीक है, और ये साथी तारा में अचानक विस्फोट हुआ आकस्मिक रूप से। वो विस्फोट हुआ खिंचाव के कारण, उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण खिंचाव हुआ और बाहरी लेयर टूट गया और विस्फोट हो गया। ये हम बताए थे किस तरीके से तारा के अंदर विस्फोट होता है, आप पिछले क्लास में जा करके देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो है विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण कई सारे जो धूल कण बाहरी बिखरे, वो सारा जो है सन का चक्कर लगाने लगे, क्योंकि विस्फोट होने की वजह से वो सारा पार्टिकल क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया। छोटा पार्टिकल हुआ, ये बड़ा पार्टिकल का जो है चक्कर लगाने लगा, परिक्रमा करने लगा, क्योंकि बड़ा पार्टिकल के पास ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है। तो ये था, और इसी तरीके से ये छोटा छोटा जो पार्टिकल था वही ग्रह बन गया, उपग्रह बना। तो ये था अभिनव तारा का सिद्धांत, यानी होयल और लिटिलटन साहब का, ठीक है। अब समझते हैं बिग बैंग थ्योरी को फिर से एक बार। वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में इस थ्योरी को समझाया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा मतलब ब्रीफ के मामले में, मतलब छोटा सा 2 मिनट के अंदर समझते हैं। देखिए बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या बताया था, इसमें इनको बताने वाले, ये थ्योरी को बताने वाले जॉर्ज लेमैत्रे साहब थे, ठीक है। जॉर्ज लेमैत्रे साहब, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था तो बस एक पार्टिकल था, एक पदार्थ था। वो पदार्थ इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, उसका ढांचा जो था, उसका डिजाइन वो था इस तरीके से कि उसका आयतन बहुत ही कम था, लेकिन घनत्व और ताप बहुत ही ज़्यादा था। यानी हमने 3 वर्ड का यूज किया, आयतन, घनत्व और ताप। तो इसका आयतन बहुत ही कम था, लेकिन घनत्व और ताप बहुत ही ज़्यादा था इस पार्टिकल का। यानी मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ये पदार्थ है, तो इसका आयतन बहुत ही कम, घनत्व बहुत ज़्यादा और ताप भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आयतन क्या होता है, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, ये जितने भी गैप नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये आयतन है। इसके अंदर कितना सामान डाल सकते हैं, ये आयतन होता है। और इसको भर दिए, ठीक है, तो इस आयतन के अंदर कितना मटेरियल हम भरे हैं वो इसका घनत्व हो गया, ठीक है। और इसके अंदर तो ताप होगा ही, क्योंकि आपके शरीर के अंदर भी टेम्परेचर है, हमारे शरीर के अंदर भी है। दुनिया का कोई पदार्थ हो जो जीवंत है उसके अंदर टेम्परेचर होता ही है, उसके अंदर एनर्जी होता ही है, ठीक है। तो हुआ क्या, अचानक आकस्मिक रूप से जो है इस पदार्थ के अंदर विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से इसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो सब बिखर गए, और इतना तेज से विस्फोट हुआ कि वो आज तक गति कर रहे हैं। ये बिग बैंग थ्योरी बताया। उसी तरीके से पूरा आकाशगंगा, निहारिका, गैसों का गोला बना, निहारिका बना, आकाशगंगा बना, फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसी में हमारे ग्रहों का निर्माण भी हुआ है। इस तरीके से ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताया है। हमने ये थ्योरी फर्स्ट क्लास में बताया है, आप जा करके देख सकते हैं, उसमें थोड़ा और आराम से मतलब डिटेल में बताया है, ठीक है। अब ये जो है, ये बिग बैंग थ्योरी को जो है कई सारे लोगों ने प्रूफ भी किया कि नहीं ये बिग बैंग थ्योरी सही है। इसमें एक हमने बताया था रॉबर्ट वेगनर साहब हैं, ठीक है। एक हमने बताया था कि इसका जो है पुष्टि डॉपलर प्रभाव के हिसाब से भी किया जा चुका है। डॉपलर प्रभाव, इससे भी इस थ्योरी को जो है प्रूफ किया जा चुका है। एडविन हब्बल साहब थे, एडविन हब्बल, इन्होंने जो है 1920 में इसका प्रमाण भी दिया कि नहीं बिग बैंग थ्योरी सही है, आकाशगंगा का कैसे विस्तार हो रहा है। इस बिग बैंग थ्योरी का एक और नाम है जिसको कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी एक्सपेंड कर रहा है,
पूरा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। तो उस तरीके से विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, ये थ्योरी इसका नाम होता है। एडविन हबल साहब ये प्रूफ भी किए थे कैसे विस्तार कर रहा है, ठीक है। इन्होंने बताया था 1920 के अंदर कि जो आकाशगंगा है उसके बीच का दूरी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। आप फर्स्ट क्लास में जाकर देख लीजिएगा, इसका पूरा डिटेल हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, डॉपलर प्रभाव से कैसे प्रूफ किए होंगे ये लोग, कैसे पता लगा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है डॉपलर प्रभाव से, कैसे। यानी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉपलर प्रभाव होता क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, इनका कहना ये है, एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझ लीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रकाश कैसे उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, ज़्यादा होता है, प्रवृत्ति क्या, मतलब इससे मतलब नहीं है, आप बस समझिए, आपको समझना है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, यदि आपके पास एक बल्ब है, बल्ब एक बॉल है जो लाइट देता है, मतलब बिजली से चलने वाला बॉल है, और ये बल्ब जो है मान लेते हैं अभी आपसे 100 मीटर की दूरी पर है, तब इसका लाइट जो है आपके ऊपर हल्का प्रतीत होगा, आपको लगेगा कि हाँ एक बॉल जल रहा है, एक बल्ब जो है प्रकाश दे रहा है। आप जैसे जैसे बल्ब के नज़दीक जाएंगे तो आपको जो है ये महसूस होगा कि लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको लगेगा कि लाइट कम है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप नज़दीक आते हैं तो इस प्रकाश का फ्रीक्वेंसी, प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही दूर जाते हैं तो इस प्रकाश का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। यही काम साउंड में भी होता है। साउंड में कैसे होता है, तो आप देखिएगा ट्रेन, यदि आप मतलब ट्रेन वगैरह का सफ़र किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ट्रेन से जब आप मतलब आप स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन यदि दूर है तो वहाँ से जो वो हॉर्न देता है, हॉर्न, तो वो हॉर्न जो दे रहा है, तो उस हॉर्न का यदि आपसे वो ट्रेन ज़्यादा दूर है तो उस हॉर्न जो है वो हॉर्न कम सुनाई देगा आपको, मतलब ज़्यादा सुनाई नहीं देगा तेज आवाज़ में। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन और नज़दीक आकर के हॉर्न देता है, पो पो करता है, तो इससे क्या होता है कि आपका कानों में लगेगा कि आप कान बंद कर लेते हैं, इतना ज़्यादा आवाज़ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नज़दीक आ चुका है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया है, और वो दूर था तो उसका फ्रीक्वेंसी कम था। आप इस हिसाब से अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, आप किसी को बुला रहे हैं चिल्ला करके, ठीक है, तो दूर है तो आप ज़्यादा तेज़ बोलिएगा फिर भी उसको हल्का सुनाई देगा, और भिरी है मतलब नज़दीक है तो आप ज़्यादा तेज़ बोलिएगा तो उसको दिक्कत होगा सुनने में, उसको कान में मतलब दिक्कत होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि नज़दीक आने पर उसका फ्रीक्वेंसी जो है यानी प्रवृत्ति वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव यही कहता है, दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, नज़दीक आएगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा। ये डॉपलर इफेक्ट है। तो इससे कैसे प्रूफ किया होगा, तो इससे इस तरीके से प्रूफ किया, मतलब ब्रह्मांड को कैसे विस्तार कर रहा है, तो आकाशगंगा का लिया, यानी तारों से भी देख सकते हैं आप। यदि जो तारा आज हम देख रहे हैं उस तारे का लाइट जो है, वो तारा का लाइट हमारे पास पहुंचने में 10 मिनट का समय लगाता है। जो तारा है अभी उसका लाइट हमारे पास पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन 5 साल बाद देखते हैं, यानी 5 वर्ष बाद अगर हम देखते हैं तो वही तारा का लाइट हमारे पास पहुंचने में 10.5 सेकंड का समय ले रहा है, ठीक है। यानी हम अभी मिनट बोले थे ना 10 मिनट, तो 10.5 मिनट यानी 10.5 मिनट का समय ले रहा है, यानी ये आधा मिनट बढ़ कैसे गया लाइट। तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे थोड़ा दूर जा चुका है, ठीक है। तो दूर गया तो उसको आने में भी ज़्यादा समय लगा, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी कम हुआ, लाइट का जो फोकस था वो कम हो गया, हीट कम हो गया लाइट के अंदर से। तो इस तरीके से जो है डॉपलर इफेक्ट से भी इसको प्रूफ किया जा चुका है। ये सर्वमान्य है, मतलब इसकी मान्यता है अभी। बिग बैंग थ्योरी सबको मानता है, हर लोग मान रहा है, पूरा दुनिया का आदमी मान रहा है इसको, इस थ्योरी को। अब बाकी सारे जो थ्योरी अभी तक हमने बताया था वो थ्योरी अभी तक कारगर नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। आपको भी समझ में आया होगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, बहुत सारी कमियां नजर आया होगा। लेकिन ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये सर्वमान्य है, सब लोग इसको मान रहा है, ठीक है। इसलिए तो बता रहा है कि इसको प्रूफ भी किया जा चुका है। वेगनर साहब की व्याख्या दिए, हब्बल साहब प्रूफ भी किए, डॉपलर इफेक्ट से भी प्रूफ हो चुका है। तो लगभग ये प्रूफ हो चुका है बिग बैंग थ्योरी सही है,
ठीक है। देखिए इसमें बताया ये कि वो पदार्थ जैसी विस्फोट हुआ तो वो पदार्थ विस्फोट होने के कारण धीरे धीरे जो है गैसों का पिंड बना, वो गैसों का पिंड आकाशगंगा बन गया, और आकाशगंगा में जब विखंडन हुआ मतलब विस्फोट हुआ तब कई सारे तारों का निर्माण हुआ, वो तारों में जब विखंडन हुआ तो सौरमंडल का निर्माण हुआ, और वो कई सारे ग्रहों का निर्माण हुआ और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरीके से जो है ये बता रहे बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, हम ये कहेंगे कि आप एक बार उस लेक्चर को जाकर के देख ले। देखिए हम तो यही कहेंगे कि आप यदि क्लास कर रहे हैं सीरियसली हैं तो आप ज्योग्राफी का पूरा क्लास सीरीज से देखिए ना, अब क्लास बाय क्लास देखिए, क्योंकि हम पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, कोई टॉपिक हम नहीं बता रहे ना, हम पूरा क्लास बता रहे हैं, पूरा ज्योग्राफी खत्म करने की फेज में है, यानी पूरा ज्योग्राफी का एक सीरीज ही है। तो आपको शुरू से देखना ज़्यादा बेटर होगा, आप भूगोल को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट समझते हैं, एक चीज और समझते हैं। अब कुछ वर्ड है जिसको हम समझ लेते हैं, बाकी सारा थ्योरी तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, हमको ये समझ में आ चुका है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ है, और लास्ट में यही पता चला, कई सारे विचारक आए, कई सारे अपना अपना विचार दिए, लास्ट में ये पता चला कि नहीं बिग बैंग थ्योरी है सर्वमान्य है, मतलब सटीक है, अच्छा है, इसी को मान्यता देना है। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड आपको बताते हैं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। देखिए लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ये क्या होता है? देखिए ये एक जो है ना कण त्वरक है, इसको कहते हैं कण त्वरक, यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर है। अब ये क्या होता है? देखिए ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, मतलब ऐसा यंत्र है जिससे, मतलब इसका उद्देश्य ही यही है कि ये पता लगाए कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, जो ब्रह्मांड है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका पता लगाना ही इसका उद्देश्य है, इस मशीन का यही उद्देश्य है। देखिए ये फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का जो राजधानी है जनेवा, उसके पास, जनेवा के पास और फ्रांस के जो मतलब बाउंड्री है उसके पास एक सर्न नाम का सर्न नाम का जो है एक वेधशाला है भौतिक को लेकर के, जो रिसर्च ही करता है। इसका जो दूरी है वो लगभग 27 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर करता है, ये सर्न। ठीक है, ये वेधशाला फिजिक्स जो भौतिक वेधशाला है, प्रयोगशाला है, ये 27 किलोमीटर तक की दूरी को कवर किए हुए है अभी तक, और इतने दूरी में एक पाइप बिछाया हुआ है, पूरा पाइप, और वो पाइप के अंदर जो है पावरफुल बीम्स मारा जाता है, मतलब किरण पुंज, जो रे होता है, किरण, जैसे लाइट से जो किरण निकलता है ना, उस तरीके से वो रे को जो है लाइट के स्पीड के हिसाब से, यानी लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट का जो स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से इस पाइप के अंदर बीम्स को पास कराया जाता है, यानी वो किरण को पास कराया जाता है, और वो किरण जो है एक इधर से पास कराया, एक उधर से पास कराया, और दोनों आपस में जब टकराता है तो वो ऐसा स्थिति उत्पन्न करता है जब बिग बैंग थ्योरी के समय उत्पन्न हुआ था, लगभग अभी से 13.7 अरब वर्ष पूर्व वो स्थिति बना था। हमने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर जो पदार्थ विस्फोट हुआ तो जो स्थिति नजर आया था ना, वही स्थिति इस लाइट के बीम्स को, यानी किरण पुंज को टकराने से उत्पन्न होता है। तो ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का यही काम है कि ये रिसर्च करना, ये पता करना कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है। देखिए इसको हम दिखाते हैं आपको, ये आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया कवर किए हुए है, ये पूरा पाइप बिछा हुआ है, पूरा बड़ा सा 27 किलोमीटर अंदर तक। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो पाइप लगा हुआ है, वो पाइप आपको हम दिखाते हैं, पाइप इतना बड़ा देख रहे हैं, ये पाइप जो है
पूरा उसके अंदर 27 किलोमीटर तक की दूरी के अंदर है, और इसी के अंदर वो किरण पुंज जो है पास कराया जाता है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर देख रहे हैं कैसे पाइप के अंदर, देख रहे हैं कितना लंबा मतलब पाइप ऐसा बना हुआ है। इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा इसका हम इसलिए फिगर दिखा रहे हैं ताकि आपका जो है इमेजिनेशन बन सके। वो हेड्रॉन कोलाइडर इसी का नाम है। ठीक है, इसको लेकर के एक इमेज क्रिएट हो ताकि आप भूलें ना। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं एक चीज और जिसको कहते हैं गुरुत्वीय तरंग। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव ये क्या होता है? तो देखो सबसे पहले चीज तो यह है कि ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन वेव तरंग है ना, बल की बात नहीं कर रहे हैं, किरण की बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय तरंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो वेव है, ये जो तरंग है, ये उत्पन्न होता है कहाँ से? सबसे पहला चीज। दूसरा, ये होता मतलब किस तरीके से ये दिखाई भी देता है कि नहीं? देखिए परमाणु आप समझते हैं, एटम जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमाणु, वो इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं उसको। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। यानी किसी पार्टिकल को इतना तोड़ा जाए कि अब लास्ट अब नहीं बचा, तो वो होता है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु से भी लाख गुना छोटा होता है ये गुरुत्वीय तरंग। समझ गया? परमाणु से भी लाख गुना छोटा होता है ये तरंग। और ये तरंग का उत्पत्ति जो है होता है दो ब्लैक होल को टकराने से। दो ब्लैक होल जब आपस में टकराते हैं तब जा करके जो है ये गुरुत्वीय तरंग का निर्माण होता है। और ये तरंग पहली बार पृथ्वी पर देखा गया था 2015 में। 2015 में जो है पहली बार इस गुरुत्वीय तरंग को मतलब कैच किया गया था कि ये गुरुत्वीय तरंग है, और ये पहली बार यहाँ पर देखा गया था। फिर दूसरी बार भी देखा गया 2016 के अंदर इस गुरुत्वीय तरंग को। इस गुरुत्वीय तरंग को पकड़ने वाला जो मशीन होता है, जो मतलब यानी जो वेधशाला बनाया जाता है, उसका नाम है लीगो। लीगो जो है इस गुरुत्वीय तरंग को पकड़ने का काम करता है, उसको समझने का काम करता है